नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका finco.com में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है IRAC नॉर्म्स मींस इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो IRAC नॉर्म्स कब लागू होते हैं? ये लागू होते हैं लोन्स एंड एडवांसेस में। इनकम रिकॉग्निशन मींस अब बैंक क्या करते हैं, कोई भी जो लोन है या एडवांसेस है उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है तो कैसे लगता है, अप्लाई कैसे होता है? लोन अकाउंट डेबिट एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या होता था, बैंक लोन अकाउंट डेबिट करते थे एंड इनकम अकाउंट क्रेडिट करते थे। लेकिन 1991 के बाद रिफॉर्म आना शुरू हुए। बैंक्स करे जा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में रिकवरी आ नहीं रही है। एक्चुअल में रिकवरी नहीं आ रही है, बट बैंक अकाउंट डेबिट किए जा रहे हैं, अपने इनकम अकाउंट क्रेडिट करे जा रहे हैं। तो इनकम जो है इन्फ्लेटेड इनकम दिखाई जाती थी। फिर IRAC नॉर्म्स आए। अब ये कहा गया जो इनकम है, एक्चुअल जो इनकम हो रही है उसको ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस पे नहीं, बट कैश बेसिस पे, तभी वो इनकम कहलाएगी। तो इसीलिए ये तो हो गया इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स कि लोन अकाउंट्स में इनकम जो एक्चुअल आ रही है दैट इज बीइंग रिसीव्ड एज ए इंटरेस्ट दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। पहला नॉर्म IRAC हो गया इनकम रिकॉग्निशन। एंड सेकंड इज एसेट क्लासिफिकेशन, उस पर भी हम लोग आते हैं। नाउ कब से ये इनकम आना बंद हो जाएगा, कब बैंकों को इनकम को अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है? तो उसके लिए एसेट क्लासिफिकेशन किया गया। तो अब कोई भी लोन बैंक ने दिया है वो लोन परफॉर्मिंग कहलाता है जब तक उसकी जो किस्तें हैं वो बराबर आती रहती हैं, या अगर वो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट है। अगर आपको जानना है कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लोन क्या होता है तो उसके लिए मेरे एक और वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांसेस, वो जरूर देखिएगा। तो हो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में आए आपको क्लियर होगा लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है। नहीं है तो वीडियो जाके देखिए। तो एनी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days, सो अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब 90 दिन तक अगर कोई इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट नहीं आता है किसी अकाउंट में, लोन अकाउंट में, इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब तक परफॉर्म कर रहा था, नहीं आया तो नॉन परफॉर्मिंग। इन केस ऑफ CC या OD, कैश क्रेडिट अकाउंट, जहाँ रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, जहाँ पे क्या होता है, आप मैंने पैसा लिया अपने बिजनेस के लिए और फिर बिजनेस हुआ, काम हुआ, वापस पैसा वापस किया, फिर दोबारा लिया, दोबारा बिजनेस किया, रिवॉल्विंग क्रेडिट। इन दैट अकाउंट, इफ अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 days, देन इट विल बी ट्रीटेड एज NPA। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले और बाकी क्लासिफिकेशन जान लीजिए। फॉर एनी बिल्स, अब बिल्स क्या होते हैं? बिल डिस्काउंटिंग means any firm has generated one invoice, they have sold something and they have generated some invoice. On that invoice या bills they have taken advance from the bank or they have discounted the bill, it is known as bill discounting. So if bill is discounted and it remains overdue for more than 90 days from the date of ड्यू डेट, तो वो भी NPA कहलाएगा। सो अब बात करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। तो CC में होता है आउट ऑफ ऑर्डर, लोन में तो सी है ठीक है, 3 महीने इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट नहीं है, NPA। CC में आउट ऑफ ऑर्डर। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन CC या OD अकाउंट रिमेन ओवर एक्सेस ओवर दी सैंक्शन लिमिट, कोई सैंक्शन लिमिट है 10 लाख की और वो रही 10,10,000, 10 लाख सैंक्शन लिमिट से ऊपर चल रही है 90 डेज से ऊपर, तो डेट इज नोन एज आउट ऑफ ऑर्डर, पहला केस। दूसरा केस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से कम है, बट अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड फॉर मोर देन 90 डेज। ठीक है, 10 लाख की लिमिट है, अकाउंट में बैलेंस 9 लाख ही रुपए लिया है पार्टी ने, बोरोवर ने, लेकिन उसने 90 दिन से कोई क्रेडिट ही नहीं किया, मतलब उसका काम ही नहीं चल रहा है 90 दिन से, तो वो अकाउंट भी कहलाया जाएगा NPA। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर कहलाया जाएगा और NPA क्लासीफाई हो जाएगा। थर्ड केस, अकाउंट में क्रेडिट तो हो रहा है 90 डेज से, बट इट इज नॉट सफिशियंट टू कवर द इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस 90 डेज। क्रेडिट भी हुआ, पहला केस हमने बोला कि ड्रॉ ओवर ड्रॉन चल रहा है, ठीक है। दूसरा हमने कहा क्रेडिट ही नहीं हुआ। तीसरा बोले क्रेडिट तो हुआ, बट जो क्रेडिट हुआ
90 दिन के इंटरेस्ट को वो कवर नहीं कर पाया, देन ऑल्सो अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर एंड देन आफ्टर 90 डेज इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये हो गया सीसी के केस में। नाउ इन केस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस, कृषि क्षेत्र के जो लोन होते हैं जहाँ पे हम खेती करने के लिए लोन दे रहे हैं पार्टिकुलरली, ठीक है। तो खेती करने के जो लोन होते हैं कैटेगरी 1 एडवांसेस कहा जाता है उनको। अब क्रॉप उगाने के लिए हमने दिया, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया। अब इसमें 90 डेज वाला रूल लागू नहीं होगा, बिकॉज 90 दिन में तो फसल नहीं तैयार होगी। तो इसमें क्या रूल लागू होता है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो एक सीजन में, रबी, खरीफ, धान, पैडी जिसको बोलते हैं, या फिर वेट, ठीक है, ये होते हैं आपके शॉर्ट टर्म क्रॉप्स। तो अब शॉर्ट टर्म क्रॉप भी दो तरीके के होते हैं, एक इरिगेटेड, इरिगेटेड क्या होती है, जो उसमें सिंचाई व्यवस्था है, साल में 2 क्रॉप भी हो रही है। एक होती है नॉन इरिगेटेड, सो इन दैट केस साल में एक ही बार होती है जब बरसात का सीजन आता है, मानसून का सीजन। तो इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, इफ अकाउंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, फॉर 2 क्रॉप सीजन जब वो ओवर ड्यू होता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। ओके, सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन में वो एनपीए हो जाएगा, कि एक बार एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी में वो एनपीए हो गया। इन केस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप, लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप नॉर्मली जो होती हैं आपकी 18 महीने के आसपास की होती हैं, इनकी जो मियाद हम बोलते हैं। तो इन दैट केस लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स अकाउंट विल बी ट्रीटेड एनपीए आफ्टर बिकमिंग ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। तो शॉर्ट क्रॉप में, शॉर्ट टर्म क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग टर्म क्रॉप 1 क्रॉप सीजन, तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब एनपीए में भी क्लासिफिकेशन अलग अलग होते हैं। तो जब तक अकाउंट परफॉर्मिंग है इट विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड अकाउंट। अकाउंट एनपीए हो गया 90 डेज के बाद, इट विल बी टर्म्ड एज सब स्टैंडर्ड अकाउंट। पहले स्टैंडर्ड था, मोर देन 90 डेज सब स्टैंडर्ड अकाउंट। नाउ इट विल रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। 12 महीने से ऊपर अगर वो सब स्टैंडर्ड रह गया, देन इट विल बी नोन एज डाउटफुल अकाउंट, ठीक है। अब डाउटफुल में भी कैटेगरीज हैं, D1, D2, D3। अगर 12 महीने तक D1 रहा, उसके बाद D2 में चला जाएगा। 12 महीने तक D2 रह गया, उसके बाद D3 में चला जाएगा, ठीक है। और चौथी कैटेगरी होती है लॉस अकाउंट्स, जहां पे प्रॉपर्टी की कीमत 10% से भी कम रह गई है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट से 10% से भी कम रह गई है। मान लिया 10 लाख का लोन था, प्रॉपर्टी की कीमत उस समय 10 लाख थी, लेकिन आज के डेट में वो 50,000 रह गई, तो अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। तो ये हो गया एनपीए। स्टैंडर्ड रहता है जब वो, तो हमने बोला 90 डेज, ठीक है। 90 डेज जो रहता है ओवर, उसमें भी क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्ड के अंदर ही सब क्लासिफिकेशन है। जैसे ही अकाउंट ओवर ड्यू हुआ, लोन अकाउंट, ठीक है, टर्म लोन के केस में 0 डेज से ऊपर ओवर ड्यू हो गया और 30 डेज तक वो ओवर ड्यू रहा, देन इट विल बी टर्म्ड एज SMA 0, ठीक है। 31 डेज से ओवर ड्यू रहा है 60 डेज तक, इट विल बी टर्म्ड एज SMA 1। 61 डेज टू 90 डेज ओवर रहता है, ओवर ड्यू रहता है, इट विल बी टर्म्ड एज SMA 2 अकाउंट इन केस ऑफ टर्म लोन्स, ठीक है, याद रखिएगा, इन केस ऑफ टर्म लोन्स। तो 90 डेज में SMA 0, 1, 2 एंड लास्टली आफ्टर 90 डेज NPA। इन NPA D1, D2, D3, सब स्टैंडर्ड D1, D1, D2, D3 एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ CC अकाउंट, कैश क्रेडिट, 0 to 30 डेज कुछ नहीं होता, SMA 0 नहीं होता है इसमें। Directly after 30 days, if account remain overdrawn for more than 30 days to 60 days, it will be treated as SMA 1. And 61 days to 90 days, it will be treated as SMA 2. And after 90 days, it will be treated as NPA. तो जैसे ही NPA होता है अकाउंट, अब NPA हुआ है मतलब 90 दिन का इंटरेस्ट नहीं आया, याद रखिए 90 दिन का इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो 90 दिन का इंटरेस्ट बैंकों को नहीं लेना है। अब बैंक तो क्या कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं अकाउंट और अपने अकाउंट में ले चुके हैं। नाउ बैंक हैव टू रिवर्स द इंटरेस्ट, इट इज नोन एज इनकम रिवर्सल फॉर द पास्ट 90 डेज। वट एवर इंटरेस्ट बैंक हैव अप्लाइड इन दैट अकाउंट, दैट इज टू बी रिवर्स्ड। तो ये 90 दिन का जो इंटरेस्ट लिया है वो रिवर्स करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट भी रिवर्स हो गया, नाउ अकाउंट बिकम NPA। नाउ बैंक्स हैज टू मेक प्रोविजन। सो व्हाट इज प्रोविजनिंग, मान लिया आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिए हैं उधार, 1000 रुपए दिए मान लिया, और आपने उसको बोला कि ये आप मेरे को अगले साल वापस कर देना 10 महीने बाद।
ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि दोस्त की स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है 10 महीने बाद मेरे को वापस ना करे, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी हर महीने से 100-100 रुपये बचाना शुरू करते हैं, ताकि अगर वो वापस नहीं करेगा तो 100 रुपये आपके पास बचेंगे। तो आप प्रोविजनिंग करके रख रहे हैं 100-100 रुपये। अगर उसने वापस नहीं किए तो आपके पास अपने 1000 रुपये रहेंगे तब, जो आपको रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से बैंकों के पास है, जब अकाउंट एनपीए हो गया तो बैंकों को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि भैया एनपीए हो गया, पैसा नहीं आया तो जो बैंक है अपने प्रॉफिट में से उसको प्रोविजन करके रखना पड़ता है, ये पैसा नहीं आया तो इसका नुकसान का भरपाई हम कर सकें। डेट इज नोन एज प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग कैसे कैसे होती है ये भी हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही अकाउंट सब स्टैंडर्ड होता है उस पर 15% की प्रोविजनिंग हो जाती है। मान लिया 100 रुपये का अकाउंट डेबिट हुआ है तो 15 रुपये क्या होगा, प्रोविजनिंग कर ली जाएगी बिना किसी कंडीशन के। ठीक है। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन होंगे, अनसिक्योर्ड पोर्शन मीन्स एडवांसेज आर सिक्योर्ड बाय सम एसेट। कुछ एसेट होता है, जैसे मान लिया आपने किसी मशीन के लिए दिया है लोन, तो मशीन क्या है, सिक्योरिटी है। या घर के लिए दिया तो होम सिक्योरिटी है। तो जहां पे आपका सिक्योर नहीं है एडवांस, वहां पे 10% एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग होती है। सिक्योर नहीं मतलब आप बेच भी नहीं सकते कुछ चीज, तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, तो 15 की जगह 25% प्रोविजनिंग होती है सब स्टैंडर्ड अकाउंट। नाउ डाउटफुल, डाउटफुल के केस में जहां पे सिक्योर्ड नहीं है पूरा 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। 100 का 100 रुपये बैंक को अपने प्रॉफिट में से निकाल के रखना पड़ेगा। जहां पे सिक्योर्ड है तो D1 के केस में 1 साल तक अगर डाउटफुल है 25% प्रोविजनिंग करेगा। D2 के केस में 1 साल से 2 साल के बीच में 40% प्रोविजनिंग करेगा। एंड D3 के केस में 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी बैंक को। ये होगी प्रोविजनिंग नाउ फॉर डाउटफुल। लॉस के केस में कितना करना होगा, ये कॉमन सेंस है। जब D3 में 100 है तो लॉस के केस में पूरा का पूरा 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, हमने बात की अकाउंट ऐसे में 0 से 1 में गया, 2 में गया एंड लास्टली वो सब स्टैंडर्ड गया, उसके बाद डाउटफुल और लॉस में जाएगा अगर। लेकिन अकाउंट डायरेक्टली लॉस में भी जा सकता है, सब स्टैंडर्ड से डायरेक्टली लॉस में जा सकता है अगर अकाउंट की जो आपकी सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली 10% से कम हो जाए आउटस्टैंडिंग का। और अकाउंट डायरेक्टली डाउटफुल में भी जा सकता है, सब स्टैंडर्ड में ना जाके डाउटफुल में भी जा सकता है अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से कम हो जाए। तो ये 2 केस होते हैं इसमें डायरेक्टली भी अकाउंट स्लिप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि D1 D2 D3 में जाएगा या सब स्टैंडर्ड में जाएगा, डायरेक्टली भी जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोविजनिंग इन एनपीए अकाउंट्स। नाउ फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट ऑल्सो बैंक्स हैव टू मेक सम प्रोविजन। सो स्टैंडर्ड अकाउंट्स में भी प्रोविजन होता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, टेबल मैंने दी है कितना कितना प्रोविजनिंग है। जो स्टैंडर्ड एसेट है 0.25 फार्म क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए जो दिए गए हैं, हाउसिंग लोन्स के लिए दिए गए हैं, एसएमईज के लिए दिए गए हैं 0.25%। कमर्शियल रियल एस्टेट, जो कमर्शियल रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिए गए हैं उनमें 1% प्रोविजनिंग होती है। कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग, तो रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए, जैसे रियल एस्टेट तो हो गया लीज के लिए, शॉपिंग मॉल्स हो गया, रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए अगर है तो 0.75% आपकी प्रोविजनिंग होगी। हाउसिंग लोन टीजर रेट, टीजर रेट क्या होता है, पहले फिक्स रहता है और बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है रेट्स को। पहले होते थे अभी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर है तो वहां पर 2% का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। और अगर टीजर रेट जब ये फ्लोटिंग में आ जाता है उसके बाद 1 साल सही चलता है तो उसके बाद दोबारा प्रोविजन रिवर्स किया जा सकता है। रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट के केस में रिस्ट्रक्चर क्या होता है, अकाउंट की पहले स्ट्रक्चर कुछ और था। मान लिया अकाउंट पहले 10 साल में रिपे होना था और 10% ब्याज था। किसी कारणवश कोई आपदा आ गई, कैलेमिटी आ गई, कोई भी कारण हो, बिजनेस नहीं चला तो उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया कि 10 साल में नहीं, आपको हम 2 साल का टाइम बढ़ा के देते हैं, 12 साल कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया उसको। दैट इज नोन है रिस्ट्रक्चरिंग। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा उसको छूट दे दिया, 10 की जगह 9 कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया उसके स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन है रिस्ट्रक्चरिंग। उस केस में हमें प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है, हो सकता है आगे जाके वो एनपीए हो सकता है, एक चांस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। तो उस केस में जो है प्रोविजनिंग 5% हो जाती है सीधा सीधा। इसके अलावा बाकी की कोई भी लोन हो, वो आपके मीडियम एंटरप्राइजेस हो कुछ हो, उस केस में जो प्रोविजनिंग है 0.40 की रहती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ IRAC नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स।
और ये जिस्ट है अगर, और ये बहुत डिटेल में है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, अगर ये कुछ आपको चाहिए कि स्पेसिफिक डिटेल आपको चाहिए, कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रोविजनिंग के रिगार्डिंग, एसेट क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।